हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियोफाइल केमिस्ट्री। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसका आज ये थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, और उनमें से कुछ फैक्टर थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन। इसमें से जो फर्स्ट जो हमारा फैक्टर था वो क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने क्या देखा था, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कंसंट्रेशन के साथ। किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जैसे ही किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, वैसे वैसे रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करती है, और स्टार्टिंग में हमें पता है हमेशा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हाई रहती है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो 1 by 1 डिक्रीज़ होती रहती है। अब इसी चीज़ को मैं एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कैसे रहती है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, और कोई भी रिएक्शन की स्टार्टिंग में क्या रहता है, हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा हाई होती है, और जैसे जैसे रिएक्शन टाइम के साथ प्रोसीड करेगी, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। और ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय द टाइम क्या होगी? स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट ज़ीरो था, और प्रोडक्ट ज़ीरो है, जैसे जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? इंक्रीज़ करेगी। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो रिलेशन है, इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक नई टर्म आई है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? सपोज़ कीजिए कोई रिएक्शन है, हमने लिख दिया ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और क्या होगा इसमें? कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी, जहाँ पे ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए एंड बी आर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, कौन से? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं ए के और बी के। ठीक है, अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं तब हम यहाँ पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, और ये कांस्टेंट क्या होगा? स्मॉल के। आर इज इक्वल टू में स्मॉल के मल्टीप्लाई में ए की पावर ए एंड बी रेज टू पावर स्मॉल बी। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरह से देखी जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ हमें पता चलती है कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, ये सिर्फ उन्हीं केस में रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर पाता है जिसमें जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में हो रही है। मतलब कि ये हमें सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यू के बारे में ही बता पाता है। कई बार क्या होता है, जो थ्योरेटिकल जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, और जो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा होता है वो मैच नहीं करता है। तो होता क्या है, मतलब अगर मैच नहीं कर रहा है तो हमारी तो जो वैल्यू है वो गलत आ गई। तो इसी चीज़ को जो एक्सप्लेन करता है वो हमारा रेट लॉ एक्सप्लेन करता है। रेट लॉ वाला जो डाटा है वो हमें, इसे रेट लॉ भी कह सकते हैं या फिर रेट इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ये हमारा सिंगल स्टेप के लिए भी वैलिड है, और मल्टीपल स्टेप के लिए भी हम रेट ऑफ रिएक्शन इसी रेट लॉ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, और ये हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा देता है जो वेल प्रूव्ड है। अब इसी रिएक्शन के लिए मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे कि हमने ऊपर ले रखा था ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट।
अगर हमने इसके लिए रेट लॉ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू पावर अल्फ़ा एंड b रेज टू पावर बीटा। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या लिखा है, अल्फ़ा और बीटा लिखा है, हमने इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं लिखे हैं, दैट इज़ हमने a की पावर a और b की पावर b नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये जो पावर है अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा a के इक्वल हो भी सकता है और मे नॉट बी इक्वल टू ए, कि अल्फ़ा के इक्वल नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। उसी तरह से जो हमारा बीटा है, बीटा में और मे नॉट बी इक्वल टू बी। ओके, तो इसी तरह से आप सब लोग देख सकते हैं कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो हमारा सिंगल एज वेल एज मल्टीपल स्टेप्स के लिए वैलिड है। अगर मान लो कि हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन है जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में दे रखी है, मतलब कि वो सिंगल स्टेप नहीं है, 1 से ज़्यादा स्टेप में दे रखी है, अब इसमें हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो हम उसी इक्वेशन को उठाएंगे, उसी इक्वेशन से हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे जो स्लोएस्ट स्टेप होगी, मतलब कि उसी स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे जो स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये चीज़ है याद रखने वाली। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रेट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ गया, दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू में के और ए की पावर अल्फ़ा एंड बी की पावर बीटा, जहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, एंड बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। और जो हमारा ये स्मॉल के है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेट कांस्टेंट। और क्या हम इसको कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। और हम इसको क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो ये 3 नाम है इस रेट कांस्टेंट के, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब हम इस रेट कांस्टेंट को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की क्या ले लें, 1 मोल पर लीटर ले लें। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज़ इक्वल टू में 1 मोल पर लीटर, और रिएक्टेंट बी की क्या ले लें, इसकी भी 1 मोल पर लीटर ले लें, मतलब कि यूनिटी के इक्वल ले लें, तो हम क्या बोलेंगे, रेट इज़ इक्वल टू में के रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट इज़ इक्वल टू में रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू यूनिटी। तो इस तरह से हम रेट कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द रेट कांस्टेंट इज़ इक्वल to rate of reaction when the molar concentration of each reactant is equals to unity और 1 मोल पर लीटर। तो ये आ गया, इस तरह से हमने रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे इस रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, कि ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इम्पैक्ट करता है। हम अब कुछ ऐसी चीज़ें की जानकारी लेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, यूनिट ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि के की यूनिट दैट इज़ रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट तो पढ़ दिया कि के की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है।
तो आइए यही देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई भी हमारे पास था, एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, सपोज ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट पी। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर हमें लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू में के ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी एंड सी रेज टू पावर सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। और अगर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो, तो हम क्या लिखेंगे, के ए रेज टू पावर अल्फ़ा बी रेज टू पावर बीटा एंड सी रेज टू पावर गामा। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा ए बी सी के इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। ये चीज़ों के बारे में हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता चलेगा। ठीक है, और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो हमारी रिएक्टेंट की पावर हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग, जो हमारे रिएक्टेंट की जो पावर्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, इनका जो भी सम आएगा वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। दैट इज़ द सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे रिएक्टेंट के पावर्स का जो सम आएगा वही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। कि हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने डिपेंडेंसी पढ़ी रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है उस चीज़ के बारे में पता चला हमें। रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे राइट डाउन किया जाता है उसके बारे में पता चला। इन दोनों लॉज में डिफरेंस क्या है वो हमें पता चला कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें सिर्फ थ्योरेटिकल डाटा के बारे में, थ्योरेटिकल वैल्यू के बारे में बताता है, लेकिन जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वही हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा के बारे में बताता है। और जब भी मल्टीपल स्टेप्स में हमें कोई रिएक्शन गिवन है तो हम उसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, हम ये देखेंगे कि उनमें से स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। स्लोवेस्ट स्टेप इज़ ऑलवेज विद द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर एनी रिएक्शन। और हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो पढ़ा। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिलेटेड और रेट लॉ एक्सप्रेशन के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, यूनिट ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। के की यूनिट दैट इज़ रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया दैट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट तो पढ़ दिया कि के की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो आइए यही देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई भी हमारे पास था, एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, सपोज ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट पी। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर हमें लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू में के ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी एंड सी रेज टू पावर सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। और अगर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो, तो हम क्या लिखेंगे, के ए रेज टू पावर अल्फ़ा बी रेज टू पावर बीटा एंड सी रेज टू पावर गामा। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा ए बी सी के इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। ये चीज़ों के बारे में हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता चलेगा। ठीक है, और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो हमारी रिएक्टेंट की पावर हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग, जो हमारे रिएक्टेंट की जो पावर्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, इनका जो भी सम आएगा वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। दैट इज़ द सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे रिएक्टेंट के पावर्स का जो सम आएगा वही हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। कि हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने डिपेंडेंसी पढ़ी रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है उस चीज़ के बारे में पता चला हमें। रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे राइट डाउन किया जाता है उसके बारे में पता चला। इन दोनों लॉज में डिफरेंस क्या है वो हमें पता चला कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें सिर्फ थ्योरेटिकल डाटा के बारे में, थ्योरेटिकल वैल्यू के बारे में बताता है, लेकिन जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वही हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा के बारे में बताता है। और जब भी मल्टीपल स्टेप्स में हमें कोई रिएक्शन गिवन है तो हम उसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, हम ये देखेंगे कि उनमें से स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। स्लोवेस्ट स्टेप इज़ ऑलवेज विद द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर एनी रिएक्शन। और हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो पढ़ा। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिलेटेड और रेट लॉ एक्सप्रेशन के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल। लास्ट 2 लेक्चर्स की जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए न्यूक्लियोफाइल केमिस्ट्री। थैंक यू।